हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछले चैप्टर में सोशियोलॉजी का हाफ पार्ट पढ़ लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर 5 आपके सोशियोलॉजी बुक का, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इसमें हम सोशल इनइक्वालिटी और कैसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ मेंबर्स को सोसाइटी से, उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर की। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। द फैमिली, कास्ट, ट्राइब आर दी सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये तीन सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे, जो कि था कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कास्ट और ट्राइब। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस have been considered in the last two chapters. हमने last two chapters में इनके बारे में पढ़ लिया था। These institutions were seen from the point of view of their role in forming communities. हमने देखा कि कैसे फैमिली और कास्ट और ट्राइब हमारी जो सोसाइटी है उसको फॉर्म करते हैं और उसको सस्टेन करने में मदद करते हैं। In this chapter we will read about the patterns of social inequality. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, और कैसे सोशल इनइक्वालिटी हमारी जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है। सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट बन चुका है कि कुछ लोग, जैसे लोगों के साथ इनइक्वल बिहेवियर होता है, अब वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, जबकि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही क्या कहते हैं जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर बहुत ही इनएविटेबल पार्ट जो है वो अब हमारी सोसाइटी का है, जो सोशल इनइक्वालिटी बन चुका है। We see young children laboring as domestic workers. कितनी बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी जगह पे गए जहाँ पे जो अंडर एज चिल्ड्रन है, 14 ईयर्स से कम उम्र के चिल्ड्रन है, जिनको अभी स्कूल में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, वो वहां पर काम कर रहे हैं एज वर्कर्स, एज लेबरर्स, एज हेल्पर्स, जो ढाबाज हो गए या फिर कोई शॉप हो गई जिनमें वो काम कर रहे होते हैं। जो एज उनकी स्कूल जाने की है उस एज में वो क्या काम कर रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं हेल्पर्स का काम कर रहे होते हैं या फिर वर्कर्स का काम कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, क्लीनर्स या फिर क्लीनर्स का काम कर रहे होते हैं इन दी स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स या ढाबाज और टी शॉप्स में। इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक अस एज अनजस्ट। अब हमारे लिए, अब ये पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। ये चीज हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, छोटा बच्चा यहाँ काम कर रहा है किसी ढाबा में, ओके कर रहा होगा, तो हमारे लिए ये चीज बहुत नॉर्मल हो चुकी है। ये नॉर्मल हमारे लिए किस लिए हो चुकी है? क्योंकि हम इतने टाइम से ये चीज देखते आ रहे हैं, इतने सालों से हम ये जो प्रेवलेंस है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये हम देखते आ रहे हैं। हमारे माइंड में कभी ये स्ट्राइक नहीं करता कि ये यहाँ क्यों ऐसे जॉब क्यों कर रहा है, इसको तो स्कूल जाना चाहिए। और अगर करता भी है तो उन जो प्रोपोर्शन है उन लोगों का जिनको ऐसी चीज स्ट्राइक करती है वो बहुत कम है। मोस्टली लोगों को ये लगता है, मोस्टली लोग या तो निग्लेक्ट कर देते हैं इस चीज को, या फिर इस बारे में सोचते ही नहीं है, इतनी डेप्थ में जाके सोचते ही नहीं है कि ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है। It does not immediately strike us that some children are denied schooling. हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इन बच्चों को स्कूलिंग से डिनाई किया जा रहा है, इन बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन से रोका जा रहा है, या उनको इतने फैसिलिटीज, इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पा रही हैं कि वो स्कूल जाकर पढ़ सके। This everydayness of social inequality and exclusion often make them appear inevitable, almost natural. ये जो रोज की हमारी अब डेली लाइफ में जो सोशल इनइक्वालिटी के इंस्टेंसेस हैं, अब ये हमारे लिए इतने ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं कि हमें इनमें कुछ खामी, इनमें कुछ गलती नजर ही नहीं आती, हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल बन चुका है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल, अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, हमें ये चीज इतनी नॉर्मल लगनी क्यों शुरू हो गई है, जो कि एक इतनी सीरियस प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। जैसे कि कुछ लोगों को एक्सेस डिनाई किया जा रहा है उन चीजों से जिन पे सबका हक है, लेकिन उन कुछ लोगों को उन चीजों से को करने से रोका जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है और हमें इतना नॉर्मल क्यों लगने लगी है ये चीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, social inequality and exclusion are social because they are not about individuals but about groups. यानी कि ऐसा नहीं हो रहा कि इतने सारी पॉपुलेशन में किसी एक बंदे के साथ अनजस्ट हो रहा हो, नहीं, ये ग्रुप्स में हो रहा है। यानी कि कुछ ग्रुप्स को इंफीरियर
फील कराया जाता है और कुछ ग्रुप्स को बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी दे दी जाती है। अगर ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा होता सब लोगों में, तो हमें लगता कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, या इसको अपॉर्चुनिटीज उतनी क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन ये किस बेसिस पे हो रहा है, एक लार्ज बेसिस पे हो रहा है, ग्रुप टू ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नजर आनी बंद हो चुकी है। सेकेंड, they are social in the sense that they are not economic, although there is a strong link between social and economic inequality. अब हम एक ये भी चीज है कि ये सोशल लेवल पे हो रही है, इकोनॉमिक लेवल पे नहीं हो रही। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ये तो सोसाइटी में होता रहता है। थर्ड, दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी कि एक बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। ये जो इनइक्वालिटी हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ये एक बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। इतने सिस्टमैटिक वे में ये हो रहा है कि हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आनी बंद हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा कि इतने सालों से चलता आ रहा है कि अब हम इस पे ध्यान देना ही छोड़ चुके हैं। देयर इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। अब सोशल इनइक्वालिटीज का एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन चुका है और उस पैटर्न में हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर अब आनी बंद हो चुकी है। आगे देखते हैं, सोशल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, क्या होता है सोशल इनइक्वालिटी। इन एवरी सोसाइटी सम पीपल हैव ग्रेटर शेयर ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेज। हर सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, या फिर रिसोर्सेज कह लो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ये जो इम्बैलेंस है कि कुछ लोगों को रिसोर्सेज इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिली हुई है, कुछ को अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा मिल रही हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से रिसोर्सेज, जैसे कि मनी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, अगर कोई पर्सन जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव एंड हायर एजुकेशन, वो तो हायर एजुकेशन को इजिली अफोर्ड कर पा रहा है, एंड ऑल्सो कैन अक्वायर कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल, और उसे क्या है, एजुकेशनल कैपिटल, मतलब उसको स्टडी के लिए भी उसके पास काफी पैसे हैं, तो एक अच्छी स्टडी भी अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन ऐसा ही दूसरे ग्रुप का एक इंडिविजुअल उतना वेल ऑफ नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा ये जो इनइक्वालिटी है ये क्यों एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। सम विद इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मे थ्रू एक्सेस टू अ गुड एडवाइस, रिकमेंडेशन और इंफॉर्मेशन मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब। अब कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हो गए या फिर रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है कि वो उनको गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को कि हाँ नहीं तुम्हें ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, तुम्हें ये करियर ऑप्ट करना चाहिए। और कुछ जो ये कह लो कि पुअर या मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज हैं, उनको गाइडेंस देने वाला कोई होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक तरीके की जो इनइक्वालिटी का पार्ट है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। तो यही जो रिसोर्सेज हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं, जो सबको इक्वल क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, जब वो इनइक्वल क्वांटिटी में मिलनी शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? सोशल इनइक्वालिटी। Some social inequality reflects innate differences between individuals, for example, their varying abilities and efforts. अब कुछ inequalities ऐसी होती हैं जो हमें सोसाइटी से नहीं मिलती बल्कि इनेट होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। जैसे किसी की इंटेलिजेंस हो गई, किसी की एबिलिटी हो गई, उसको आप सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहोगे कि मेरे को क्यों इतनी इंटेलिजेंस नहीं मिली, ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आपका बचपन से है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, वो आपका इनबॉर्न होता है। तो वो हम सोशल इनइक्वालिटी के पार्ट में नहीं डालते। सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट द आउटकम ऑफ इनेट और नेचुरल डिफरेंसेस, यानी कि ये यही कह रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी उसे नहीं कहते जो इनेट यानी कि इनबॉर्न या नेचुरल डिफरेंसेस हो। अगर आप अब ऐसे कह दो कि इसकी आइज का कलर ब्लू है, मेरा ब्राउन है, ये तो इनइक्वालिटी हुई, ऐसा क्यों है? उसको हम सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे क्योंकि उसका सोसाइटी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो आपका नेचुरल या इनबॉर्न डिफरेंस हुआ, ठीक है, between people but is produced by society in which they live। तो सोशल इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? ऐसी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करे, जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जहां उनके साथ तब उनके साथ कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम कहेंगे सोशल इनइक्वालिटी। Sociologists use the term social stratification to refer to a system
by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. ये हमने पिछली क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की टर्म दी है, जो हमने याद करिए आप, हमने पढ़ा था एक लैडर लाइक सिस्टम। लैडर लाइक सिस्टम एक हिरार्की जिसमें सबको अपनी अपनी पोजीशंस प्लेस करी गई हैं, सब अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट ने ये टर्म यूज करी है उसको डिफाइन करने के लिए, जो कि है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के डोमेन के अंदर उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि एक तो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमने बताया, जैसे आइज का कलर हो गया या एबिलिटीज हो गई, उसको हम सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, ये एक सोसाइटी का पार्ट है, यानी कि ये हम सोशल इनइक्वालिटी के डोमेन के अंदर डालेंगे। ये एक सोसाइटी का पार्ट है जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया कि सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जब वो रिसोर्सेज कुछ हैंडफुल लोगों के पास ही जाएं और बाकी सारे जो लोग हैं जिनको उन रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, जिनका उन रिसोर्सेज पे हक है, उन्हें वो ना मिले, उसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग द कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब हम आगे पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट्स ओवर जनरेशन। यानी कि ये कहना चाहता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कोई बहुत न्यू टर्म नहीं है, ये ऐसी टर्म नहीं है कि जो अभी अभी आई हो, ये तो सदियों से चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में। जो हिरार्की, ये जो लैडर लाइक अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोगों को टॉप पोजीशन दी जाती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नीचे का जो बॉटम बेस है वो दिया जाता है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, जिस फैमिली है में हम पैदा हुए। अगर कोई पर्सन किसी पुअर या मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो उसकी आगे की लाइफ है वो भी उसे, या तो वो अपना सोशल स्टेटस, हमने जैसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि चेंज हो सकता है सोशल स्टेटस, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाता है कि जो एक पर्सन है उसको अपना स्टेटस या इनहेरिटेंस अपनी फैमिली से ही मिलता है। अपना जो उसका सोसाइटी में जो स्टेटस होगा वो उसको उसकी फैमिली से ही मिलता है, जिसको हम एस्क्राइब्ड पोजीशन भी कहते हैं। एस्क्राइब्ड मतलब बाय बर्थ जो उसे मिलती है, दैट इज चिल्ड्रन अज्यूम द सोशल पोजीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी कि बच्चों को कौन सी सोशल पोजीशन मिलती है, उनके पेरेंट्स से जो उन्हें मिली है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे एग्जिस्ट करता है, जब हम हमारी सोसाइटी उस पर विश्वास रखती है, यानी कि ये मेयरली बिलीफ के बेसिस पर ही एग्जिस्ट करता है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट, थॉट प्रोसेस के बेसिस पे ही ये एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम अपनी थिंकिंग में चेंज ले आए तो। No system of social stratification is likely to persist over generations unless it is widely viewed as being either fair or inevitable। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस इतना चलता ही नहीं अगर लोग इसको अपने माइंडसेट में अडॉप्ट ना करते। अगर लोग ये सोचना ही बंद कर दें कि हम सब अनइक्वल हैं और ऐसा माने कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यहाँ पर सब इक्वल हैं, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कहाँ ये कहाँ आके बसता है ये सिस्टम, हमारी थिंकिंग या हमारे सोसाइटी के माइंडसेट में। द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जांपल इज जस्टिफाइड in terms of the opposition of purity and pollution, with Brahmins designated as the most superior and Dalits as the most inferior। यानी कि ये हमारी थिंकिंग का ही एक सारा जो है, ये थिंकिंग का एक खेल है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं और जो दलित्स हैं वो सबसे ज्यादा इंफीरियर हैं। किसके बेसिस पे, बर्थ और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो यानी कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है, ये हमारी सोसाइटी में कहीं से लिख के नहीं आया कि ऐसा चलेगा, ये लोगों की थिंकिंग में ही एग्जिस्ट करता है। आगे पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है
इसको ध्यान से देखेंगे वो है सोशल एक्सक्लूजन का। सोशल एक्सक्लूजन मतलब जब एक सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को, ठीक है, सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को कुछ रिसोर्सेज या किसी भी चीज से, किसी भी सोशल गैदरिंग या किसी भी चीज से कह लो एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, जिस चीज पे उसका हक है वो उसे ना देके उसे अलग निकाल दिया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन। पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। अब किस किस बेसिस पे ऐसा हो सकता है, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट एंड डिसेबिलिटी। यानी कि अगर जेंडर के बेसिस पे अगर ऐसा देखा जाता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में कि एक वुमेन भी एजुकेटेड है, मेन भी एजुकेटेड है, लेकिन वुमेन को वो चांस नहीं मिल रहा। वो वुमेन चाहे उतनी ही एजुकेटेड हो, उतनी ही केपेबल हो जितना एक मैन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यों उसको वो एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, या आप मान लो कोई एक जॉब है, उस जॉब के लिए वो वुमेन उतनी ही केपेबल है, लेकिन वो जॉब कैसे दे दी गई, मेल को, वुमेन को नहीं दी गई वो जॉब। वो क्या है, एक सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही आप ले लो कि कुछ कास्ट, जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट हो गई, उसको वो रिसोर्स या किसी भी चीज पे एक्सेस ना देके किसी और को दे दिया जाए, उसी को हम कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। किस किस बेसिस पे किया जाता है, हमने पहले पढ़ा, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट और डिसेबिलिटी के बेसिस पे। Thus, women from a privileged background may face sexual harassment in public places. ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत privileged women होती है, जिनको चांस मिलता है बाहर जाके काम करने का, उनके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट के भी इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। A middle class professional from a minority religious or ethnic background may find it difficult to get accommodation in middle class colony even in a metropolitan city. अगर कोई एक पर्सन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाए, एक बड़ी सिटी में चला जाए जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाए जस्ट बिकॉज वो एक छोटे शहर से आता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। Often these ideas reflect prejudices. Prejudices मतलब हमारे प्री-कंसीव्ड नोशंस, हमारे जो हम पहले से ही थॉट्स बना लेते हैं, आइडियाज बना लेते हैं, प्री-कंसीव्ड नोशंस, ये वर्ड याद रखेंगे। अगर प्रेजुडिस को आपको डिस्क्राइब करना है तो इस टर्म को जरूर आप माइंड में फिट कर लो, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टर्म है। जब मैंने पढ़ी थी तब से मैंने अपने माइंड में फिट करी हुई है। प्रेजुडिस के लिए जो भी डेफिनेशन आए, प्रेजुडिस के बारे में कुछ भी आए, ये वर्ड जरूर लिख देना, प्री कंसीव्ड नोशंस। प्री कंसीव्ड नोशंस यानी कि पहले से ही अपने माइंड में बिठा लेना किसी के बारे में कोई थॉट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, प्रेजुडिस इसको रिफ्लेक्ट करता है ये चीज। अब हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस कैसे कैसे, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। प्रेजुडिस रिफर्स टू अ प्री कंसीव्ड, वही जो मैंने टर्म बताई आगे ना यहाँ पे, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अनदर। अगर एक ग्रुप के मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के टुवर्ड्स एक अपनी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस बना ले, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी बिलीफ के, बिना उन्हें जाने पहचाने, ये सोच ले कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो गंदे हैं, ये तो ये है, ये तो वो है, या फिर ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमसे बहुत हाई क्लास है, ये तो बड़े सुपीरियर है, तो बिना किसी एविडेंस या बिना किसी सबूत के अगर हम ये बिना उन्हें जाने या बिना किसी पर्सन को जाने उसके बारे में एक थॉट बना लें, तो उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। The word literally means pre-judgment. इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, pre-judgment, पहले से ही किसी को जज कर लेना। That is an opinion formed in advance of any familiarity with the subject before considering any available evidence, बिना किसी एविडेंस या सबूत के। A prejudiced person preconceived views are often based on hearsay. अब जो पर्सन जो प्रेजुडिस करता है, जो अपने माइंड में किसी के खिलाफ कोई एक नोशन बना लेता है, किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में ये सोच लेता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है या तो ये तो बहुत ही बुरा है,
वो पर्सन कहाँ से, जनरली उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, हियर से, यानी कि इधर उधर से सुन के कहीं से बातें हमने सुन ली और किसी के बारे में कुछ भी सोच लिया, रादर देन ऑन डायरेक्ट एविडेंस, ना कि किसी सबूत के बेसिस पे, एंड आर रेजिस्टेंट टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजुडिस का, दैट दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि जो हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं ये बदलते रहते हैं, जैसे जैसे हमें किसी पर्सन या किसी ग्रुप के बारे में कुछ पता लगता है, जैसे जैसे हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये जो नोशंस हैं हमारे या तो बदलते रहते हैं, या तो अच्छे होते रहते हैं किसी के बारे में, या और ज्यादा बुरे होते रहते हैं, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप और दैट पर्टिकुलर पर्सन। प्रेजुडिस में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, हम किसी के बारे में अगर हम सोचते हैं, प्रेजुडिस बनाते हैं, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। Although the word is generally used for negative prejudgment, ज्यादातर इसे नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है। It can also apply to favorable prejudgments, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। कैसे किया जा सकता है? For example, a person may be prejudiced in favor of members of his or her own caste or group and without any evidence believe them to be superior members, यानी कि एक ग्रुप मेंबर है, वो खुद से ही सोच ले कि अरे हम तो बहुत सुपीरियर हैं, हम तो उनसे ज्यादा क्या कहते हैं, हमारा स्टेटस उनसे ज्यादा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, अपने बारे में ही नोशन बना लिया, एक पॉजिटिव प्री कंसीव नोशन बना लिया कि हम तो उनसे सुपीरियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर ग्रुप और इंडिविजुअल, यानी कि दूसरे ग्रुप के लिए जो हम एक क्या बना दें, बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर हमारा जैसा है, हम एक ग्रुप के प्रति कैसा बिहेव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination can be seen in practices that disqualify members of one group from opportunities open to others. Discrimination कब कहते हैं कि discrimination हो रहा है? जब ऐसी opportunities जो सबके लिए available हैं, वो सिर्फ किसको दी जाए, एक handful या फिर सिर्फ एक group of people को दी जाए, जबकि उनका हक उन पे हक किसका है, सभी का उन पे equal हक हो। As when a person is refused a job, जैसे कि अगर एक पर्सन को जॉब देने से इनकार कर दिया जाए बेस्ड ऑन हिज जेंडर या रिलीजन को देखते हुए। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर और प्रैक्टिसेस में बी प्रेजेंटेड एज मोटिवेटेड बाय अदर मोर जस्टिफाइबल रीजंस देन प्रेजुडिस, यानी कि प्रेजुडिस के इतने स्ट्रॉन्ग रीजन सामने नहीं आते, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के लिए लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन अपने सामने रखते हैं, जैसे कि द पर्सन हु इज रिफ्यूज्ड अ जॉब, अगर किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे जॉब मना करी जा रही है तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे दे मे बी टोल्ड दैट दे वर लेस क्वालिफाइड, उनको कह दिया जाएगा आप इस जॉब के लिए लेस क्वालिफाइड थे, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, दूसरा पर्सन ज्यादा आपसे केपेबल है। लेकिन एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन या उनको कोई फॉल्स रीजन इस तरीके का दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन में हम ये देखेंगे कि कैसे सोसाइटी के कुछ लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है या अलग ट्रीट किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन रिफर्स टू वेज इन विच इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ, क्या कर दिया जाता है, उनको कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी, यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। इट फोकसेस attention on a broad range of factors prevent individuals or groups from having opportunities open to majority of population। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है वो अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिनाई कर दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है। In order to live a full and active life, individuals should also have access to essential goods and services such as education। जब इन जो essential goods और services हैं जो सबको मिलनी चाहिए, ये जब किसी एक पर्सन से या किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से छीन ली जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग, ये ऐसी, या फिर पुलिस या जुडिशरी, ये कुछ ऐसी कह सकते हैं हम, ये कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो
हमें सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हर इंडिविजुअल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब ये कुछ हैंडफुल इंडिविजुअल्स को ही दी जाए और कुछ इंडिविजुअल से इनका एक्सेस छीन लिया जाए, उसको हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं या सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में खुद बनाया जाता है, सोसाइटी ने खुद क्रिएट किया है, बट सिस्टमैटिक, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फीचर का एक पार्ट है, हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सोशल एक्सक्लूजन इज इनवॉलेंट्री, यानी कि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये इनवॉलेंट्री होता है, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से एक्सक्लूड नहीं होना चाहता मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज एक्सक्लूडेड, यानी कि जिनको एक्सक्लूड किया जाता है उनकी विश के अगेंस्ट ये उनके साथ किया जाता है। आगे, फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट्स। अब आप खुद देखेंगे जो अमीर लोग हैं, क्या आपने कभी उनको फुटपाथ पे सोते हुए देखा है? नहीं। और अंडर ब्रिजेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ होमलेस पुअर, जैसे कि गरीब लोग के पास सोने की जगह नहीं होती, वो फुटपाथ या फिर ब्रिजेस के नीचे सोते हैं। आपने किसी रिच पर्सन को देखा है ऐसे सोते हुए? नहीं। This does not mean that the rich are being excluded. हम इसको ये नहीं कहेंगे कि रिच को तो रोका जा रहा है ब्रिज के नीचे सोने से, फुटपाथ पे सोने से, नहीं, ये नहीं कहेंगे, हम इसको सोशल एक्सक्लूजन की टर्म में नहीं डालेंगे। सोशल एक्सक्लूजन वो होता है जब एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, क्योंकि वो कुछ चीजों पे एक्सेस नहीं पा रहा है या उन चीजों को अफोर्ड करने के लिए सेल्फ केपेबल नहीं है। The exclusion occurs regardless of the wishes of the excluded. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि कोई जो पर्सन एक्सक्लूड होता है वो अपनी मर्जी से नहीं होता, उसकी विशेस के अगेंस्ट ही हमेशा उसको एक्सक्लूड किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन 4 सच ग्रुप्स। ऐसे हम 4 ग्रुप्स की बात करेंगे जो सोशली एक्सक्लूड किए जाते हैं। सफर्ड फ्रॉम सीरियस इनइक्वालिटी, जिनको बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन फेस करना पड़ा, जो कि है सबसे पहले दलित्स, अनटचेबल्स, आदिवासी और ट्राइबल्स, या फिर ट्राइबल्स और वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड। कौन कौन थे ये? दलित्स, अनटचेबल्स, आदिवासीज या ट्राइबल्स और वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब वो पर्सन जो कि फिजिकली या केपेबली उतने सफिशिएंट नहीं है खुद को संभाल पाने के लिए, जैसे कि हैंडीकैप्स हो गए या और जो लोग होते हैं उनको डिफरेंटली एबल्ड, वो भी इस सोशल एक्सक्लूजन को फेस करते हैं सोसाइटी में। Apart from these 4 groups, there are 2 more groups included in this category. और 2 ग्रुप्स कौन से हैं जो अब न्यूली जिनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इस तरीके का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, वो है ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। चैप्टर का नेम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसकी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं पार्ट 1 के लिए। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में वो टॉपिक्स हैं कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, रेस एंड कास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, state and non-state initiatives for addressing caste and tribe discrimination, other backward classes and आदिवासी struggle। तो ये आज के हमारे जो मेन टॉपिक है आज की क्लास में वो ये होने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसको क्यों कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम कहा जाता है, कैसे कास्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। द कास्ट सिस्टम इज अ डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन। ये बात हमने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि जो कास्ट सिस्टम है हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है हमारी सोसाइटी का, जिसमें क्या होता है, इट लेजिटिमेट्स एंड एनफोर्सेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो लेजिटिमेट मतलब हमें सही लगती हैं, अगेंस्ट पीपल बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट। किसी एक कास्ट के लोगों के अगेंस्ट क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दीज प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर ह्यूमिलिएटिंग, एक्सक्लूजनरी एंड
एक्सप्लॉयटेटिव। ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनको क्या फील कराया जाता है, ह्यूमिलिएटेड फील कराया जाता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ईच कास्ट ऑल्सो हैड अ स्पेसिफिक प्लेस इन द कास्ट हायरार्की ऑफ सोशल स्टेटस, यानी कि हर कास्ट का एक जो सोशल स्टेटस है कास्ट हायरार्की में वो फिक्स्ड है। हमने हायरार्की के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, वो टर्म मैंने आपको याद रखने को कही थी, लैडर लाइक अरेंजमेंट। क्या थी वो टर्म? लैडर लाइक अरेंजमेंट। हमने बताया था कि एक लैडर लाइक अरेंजमेंट है जिसमें हर कास्ट को एक स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है। कोई बिल्कुल बॉटम यानी कि लोअर पे बिलोंग करता है और कोई बिल्कुल हायर यानी कि अपर कास्ट में बिलोंग करता है। There was a fairly close correlation between social status and economic status। यहाँ पे कहने की बात करी जा रही है कि जो इस हिरार्की में, इस लैडर लाइक अरेंजमेंट में जो आपका सोशल स्टेटस है उसी से आपका इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता चलता है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस के बीच में हमारा कोरिलेशन है। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब जो हमारा ऑक्यूपेशन है उसी के बेसिस पे हमारा सोसाइटी में जो स्टेटस है वो डिसाइड किया जाता है। The high caste were almost invariably of high economic status। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो हाई कास्ट हैं उनका हाई इकोनॉमिक स्टेटस होता था एंड लो कास्ट का जो है लो इकोनॉमिक स्टेटस होता था। As the system has become less rigid, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो लेस रिजिड यानी कि अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। The distinctions between castes of broadly similar social and economic status have weakened। अब क्या हो गया, ये जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के बीच में जो एक लिंक है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि जो हाई स्टेटस जॉब है वो सिर्फ क्या कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर अपर क्लास फैमिली में बॉर्न हो वही कर सकते हैं। कोई भी एक हाई स्टेटस जॉब कर सकता है और जरूरी नहीं है कि एक अपर कास्ट कोई लो स्टेटस जॉब ना कर सकता हो। तो अब धीरे धीरे नोशंस चेंज होते जा रहे हैं। ऑल्दो थिंग्स हैव सर्टेनली चेंज्ड, दे हैव नॉट चेंज्ड मच एट द मैक्रो लेवल। माना कि अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं लेकिन इतने वर्सेटाइल, इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट में चेंजेस अब भी नहीं आ पाए हैं। इट इज स्टिल ट्रू दैट प्रिविलेज्ड यानी कि जो हायर सेक्शन है सोसाइटी के टेंड टू बी ओवरवेलमिंगली अपर कास्ट, उन्हें अब भी क्या कहा जाता है, अपर कास्ट कहा जाता है। while the disadvantage यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं लोग, लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, सेक्शंस आर डोमिनेटेड बाय द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यानी कि उनको अभी अब अपर कास्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। Untouchability is an extreme and particularly vicious aspect of caste system। ये caste system का बहुत ही एक vicious यानी बहुत important aspect है। It prescribes strict social sanctions। Social sanctions मतलब social sanctions वो होते हैं हमारे society के कुछ sanctions मतलब rules। इस वर्ड को याद रखेंगे, sanctions का मतलब rules होता है। तो हमारी जो क्या कहते हैं सोसाइटी में कुछ strict rules होते हैं members के लिए कि कौन सी कास्ट का मेंबर क्या कर सकता है और किस कास्ट के मेंबर के लिए क्या अलाउड है और क्या प्रोहिबिटेड है। लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ प्योरिटी पॉल्यूशन स्केल। प्योरिटी पॉल्यूशन स्केल वही जो हमने लैडर लाइक अरेंजमेंट पढ़ा था, उसमें जो बिल्कुल बॉटम पे होते हैं उनको क्या माना जाता है, सोशली पॉल्यूटेड माना जाता है। तो जिन लोगों को पॉल्यूटेड माना जाता था उनके लिए जो अपर कास्ट है उन्होंने कुछ रूल सेट कर दिए थे, जो अगर वो वायलेट करते थे उन रूल्स को तो उन्हें सीवियरली पनिश किया जाता था। जो अनटचेबल्स थे उनको क्या माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि सिर्फ उनके छू लेने से ही जो अपर कास्ट है वो बिल्कुल इम्प्योर हो जाएगी। अगर उनका टच भी लग गया, एक लोअर कास्ट का जरा सा टच भी लग गया एक अपर कास्ट को, तो वो अपने आप को क्या मानते थे कि अब हम इम्प्योर हो गए हैं इनके टच करने से। Bringing terrible punishment to the so-called impure caste, यानी कि अगर ऐसा हो जाता था तो उनको terribly punish किया जाता था, अपर कास्ट उन्हें terribly punish करते थे क्योंकि उनको impure माना जाता था। And forcing the upper caste to perform purification ritual,
यानी कि उनके सिर्फ छू लेने से अपर कास्ट क्या करते थे, अपने आप को प्योरीफाई करने लग जाते थे अलग अलग प्योरिफिकेशन रिचुअल्स को यूज करके। द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी रिफर्स नॉट जस्ट टू द अवॉइडेंस और प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ छू लेने से ही ऐसा हो जाता था, या अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ टच करना या किसी अपर कास्ट को टच कर सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, सिर्फ वही नहीं था, बल्कि और क्या क्या इसमें प्रैक्टिसेस जो इंक्लूड करी गई थी वो थी प्रोहिबिशन ऑफ एंटरिंग टेम्पल्स ऑफ अपर कास्ट, उनको अपर कास्ट के टेम्पल्स में आना भी अलाउड नहीं था, और प्रोहिबिशन ऑफ लोअर कास्ट ऑन एंटरिंग अपर कास्ट सोसाइटीज, और अपर कास्ट की सोसाइटीज में आना भी अलाउड नहीं था, उनको सेक्लूडेड एरियाज में रखा जाता था, यानी कि जो मेन सोसाइटी है, मेन लोकेलिटी है, उससे बाहर जो लोअर कास्ट है उनकी अपनी सोसाइटी होती थी, और उनकी जो एंट्री है वो अपर कास्ट के एरिया में बिल्कुल बैन करी जाती थी। वो किसी भी सोशल गैदरिंग जो कि अपर कास्ट की हो रही हो उसमें अलाउड या इनवाइटेड नहीं होते थे। और आप ये देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी की जो प्रेवलेंस थी वो कितने हाई लेवल पर एग्जिस्ट करती थी। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी के कौन कौन से डायमेंशंस थे और कौन कौन से पहलू थे। The 3 dimensions of untouchability include exclusion, हमने पढ़ा उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहने पर मजबूर किया जाता था, अलग सोसाइटीज में उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज या अपर क्लास थी उनके सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता था। ह्यूमिलिएशन और एंड सबऑर्डिनेशन, यानी कि उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको नीचा दिखाया जाता था, उनको ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया जाता था जो कि बहुत ही सो कॉल्ड लो कास्ट काम माने जाते थे। ऐसी प्रैक्टिसेस में जैसे कि ड्रम बीटिंग, उनको बुलाया जाता था कि कोई मैरिज हो रही है तो आप वहां पे ड्रम्स बीट करोगे, अपने आप को सेल्फ ह्यूमिलिएट करोगे, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है लोअर कास्ट से करवाई जाती थी। एंड एक्सप्लॉयटेशन, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था इन द नेम ऑफ कास्ट, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको कहा जाता था कि आप अपने आप को सेल्फ ह्यूमिलिएट करो सबके सामने। तो ये प्रैक्टिसेस हम देख सकते हैं कितनी सीवियरली एक कह सकते हैं टॉर्चरिंग प्रैक्टिसेस थी जो उस टाइम पर प्रेवलेंट थी, एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ज्यादा टॉर्चर कर सकती थी ऐसी प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी हमारी सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं। Dalits experience form of exclusion that are unique and not practiced against other groups, for instance being prohibited from sharing drinking water sources, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज थी जो नेचर में सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, दलित्स को उनसे भी रोका जाता था, वो भी उनको शेयर करनी अलाउड नहीं थी। या फिर जो एक रिलीजियस वर्शिप प्लेस है जैसे कि कोई मंदिर हो गया, टेम्पल या किसी भी और रिलीजियस वर्शिप प्लेस है, वहां पे भी उनकी एंट्री क्या थी, प्रोहिबिटेड थी। अनटचेबिलिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व फोर्स्ड इंक्लूजन और सबऑर्डिनेट रोल, जैसे मैंने आपको बताया फोर्स्ड इंक्लूजन मतलब उनको अपनी मैरिजेस में इनवाइट करके उनको कहा जाता था कि आप अपने आप को सेल्फ ह्यूमिलिएट करिए, सच एज बीइंग कंपेल्ड टू प्ले ड्रम्स, ड्रम्स प्ले करने पे उनको मजबूर किया जाता था। उनको कहा जाता था कि आप अपने आप को सेल्फ ह्यूमिलिएट करिए किसी भी एक रिलीजियस इवेंट में उन्हें बुला के, और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिकली विजिबल एक्ट्स ऑफ सेल्फ ह्यूमिलिएशन, कैसे एक्ट्स करवाए जाते थे उनसे, सेल्फ ह्यूमिलिएशन के। इंस्टांसेस इंक्लूड टेकिंग ऑफ हेडगियर, जैसे कि उनको कहा जाता था जो अपना हेडगियर है जो भी वो सिर पे पहनते होंगे, उनकी कैप हो सकती है या किसी भी तरीके का कोई सिर पे पहनने वाली चीज, कैप, या फिर कभी कभी हम ऐसे रोल भी कर लेते थे कपड़े को, उसको भी कहा जाता है आप उसको उतार के रखो। या फिर कैरिंग फुटवेयर इन दी हैंड, उनसे कहा जाता था आप अपने जो फुटवेयर हैं, स्लीपर्स हैं, उनको हाथ में लेके चलो। स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड्स, उनसे कहा जाता था कि आप नीचे झुक के चलो, अपर कास्ट के सामने आपको हेड वो करके चलना है। नॉट वेयरिंग क्लीन और ब्राइट क्लोथ्स, उनको क्लीन और ब्राइट क्लोथ्स पहनने नहीं दिया जाता था ताकि उनको बार बार ये रियलाइज हो कि वो एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो एक बहुत मार्जिनलाइज्ड ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो ये सब उनके लिए नहीं है। तो इन चीजों से उन्हें बार बार रिमाइंड किया जाता था और रूटीन बेसिस पे उनको अब्यूज और ह्यूमिलिएट किया जाता था। Moreover, untouchability is also associated with economic exploitation. Untouchability किससे भी एसोसिएटेड है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब इनकम से,
of various kind, most commonly through imposition of forced or unpaid labor. उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था और कभी कभी उनको उनकी लेबर के पैसे भी नहीं दिए जाते थे. The so-called untouchables have been referred to collectively by many names. उनको अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया जाता था और आज तक भी उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. लेकिन अब जो बहुत सारे लॉज आ चुके हैं जिसकी वजह से उनको इस तरीके के नाम से बुलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है. लेकिन महात्मा गांधी ने कोशिश करी उनको एक रिस्पेक्टेबल नेम देने की. तो उन्होंने जो टर्म कॉइन करी थी, हम याद रखेंगे, वो थी हरिजन्स, जिसका मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड. किस ईयर में दी थी? इन दी 1930s टू काउंटर द पेजोरेटिव चार्ज कैरीड बाय द कास्ट नेम्स. इन कास्ट नेम से जो उनको इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग फील कराया जाता था, उसके ऑल्टरनेटिव में जो महात्मा गांधी ने टर्म कॉइन करी थी वो थी हरिजन्स, जिसका मीनिंग था चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ओके, अब हम देखेंगे कि स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने और नॉन स्टेट यानी कि जो आम सोसाइटी है उसने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के. The most important state initiative attempting to compensate for past and present caste discrimination is one popularly known as reservation. क्या आ गए हैं सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स को? reservations. This involves the setting aside of some places of seats for members of scheduled caste. reservation मतलब हर स्पेयर में, एजुकेशनल हो गया, हेल्थ हो गया, पार्लियामेंट्री हो गया, कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि उनको भी अपनी बात कहने का एक प्रॉपर चांस या राइट मिल सके सोसाइटी में. वो भी अपनी बात या अपने आप को वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए सोसाइटी के अंदर. तो उसके लिए क्या है, रिजर्वेशंस करे गए हैं. Caste and tribes in different spheres of public life. These include reservation of seats in state and central legislative. यानी कि जो state और central legislative bodies हैं वहाँ पे उनको reserve करी गई हैं कुछ seats. State assemblies like लोकसभा, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, वहाँ पे उनके लिए कुछ seats reserve करी हैं. गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उनमें भी उनके लिए कुछ seats reserve करके रखी जाती हैं और educational institutions में भी. The proportion of reserved seats is equal to the share of scheduled caste and tribes. यानी कि जितनी रिजर्व होनी चाहिए उनकी सीट, वो किस हिसाब से होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हर एरिया में उसी के हिसाब से जो है उनके लिए सीट्स रिजर्व करी जाती हैं. इन एडिशन टू रिजर्वेशंस के अलावा देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ लॉज पास टू एंड प्रोहिबिट एंड पनिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि एक तो रिजर्वेशंस कर दिया उनके लिए, दूसरा अगर कास्ट बेसिस पे कोई भी किसी भी तरीके का टॉर्चर होता है उनके साथ, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए और उसके अगेंस्ट पनिशेबल जो है ऑफेंसेस, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया और काफी सारे लॉज भी इनैक्ट किए गए हैं स्पेशली अनटचेबिलिटी के लिए. देयर हैव बीन न्यूमरस लॉज ऑफ विच द इंपॉर्टेंट वंस आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ पास्ड 1950 में जो एक्ट पास हुआ था जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए था, जिसका नाम था एक्ट ऑफ 1989. द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करती है. 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो हमने यहाँ पढ़ा, जिसका नाम, उसमें क्या था, रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजंस पनिशिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस. अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई वायलेंस होता है और ह्यूमिलिएशन होती है, उसको रोकने के लिए, आदिवासी या दलित्स के साथ किसी भी तरीके का कोई ह्यूमिलिएशन होता है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट को पास किया गया था. अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स, यानी कि सोसाइटी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए. ये तो लिए थे गवर्नमेंट ने, अब हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, वो हम पढ़ेंगे. यानी कि नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स मतलब कॉमन पीपल क्या कर सकते हैं. स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज. सिर्फ स्टेट ही सोशल चेंज नहीं ला सकती, स्टेट ही चेंज नहीं ला सकती, हमें भी अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा. ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज केपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्शन ऑन देयर ओन. हम भी केपेबल हैं कि हम कुछ चेंज ला सकें. दलित्स टू हैव बीन इंक्रीजिंगली एक्टिव. दलित्स ने खुद भी अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए
पॉलिटिकल, एजुटेशनल और कल्चरल फ्रंट्स पे चेंजेस लाने की कोशिश करी गई है। फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो लीडर्स थे जैसे कि ज्योतिबा फुले, ज्योतिदास, पेरियार, अंबेडकर, ऐसे ऐसे कुछ पॉपुलर लीडर्स ने क्या करा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि वो क्या कर सके, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर सके। तभी जो है बहुजन समाज पार्टी बनी थी, जो पार्टी बनी थी डाउन ट्रॉडन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। दलित्स have also made significant contribution। दलित्स ने खुद भी अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स और टेक्स्ट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। They were a large group of castes that were of low status and were also subjected to varying levels of discrimination short of untouchability। इनके साथ untouchability तो नहीं हो रही थी, पर और कई तरीके के इनके साथ जो है प्रैक्टिसेस ऐसी करी जा रही थी जिनकी वजह से इनको inferior फील कराया जाता था। These were the services। कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड थे इस क्लास में, जैसे कि सर्विसमैन हो गए, आर्टिसनल्स हो गए, जो कि क्या है कास्ट हिरार्की में थोड़ा लो स्टेटस ऑक्यूपाई करते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी दैट देयर में बी ग्रुप्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये समझता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। वो कौन से ग्रुप्स हैं? ओबीसीज हैं, और जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो कि सोशल डिसएडवांटेज जिनको है पहले से एक मिला हुआ है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। These groups which need to be based on caste alone but generally are identified caste were described as socially and educationally backward class। ये OBCs कौन सी क्लास है? जो socially भी backward है और educationally भी काफी backward हैं। The OBCs are defined negatively। इनको एक negative way में define किया जाता है। ऐसे define किया जाता है जैसे ये है नहीं, जिस तरीके के ये है नहीं, पर इनको उस way में define किया जाता है। They are neither a part of forward caste। जो OBC caste है ना तो ये अपर कास्ट में आती है, ना ही ये बहुत ज्यादा लोअर कास्ट में आती है, ये मिड में है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस। अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं इसमें जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, एंड शेयर द सेम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। और ये भी अपने एंसेस्टर्स का जो ऑक्यूपेशन है वो फॉलो करते हैं। 1990s से लेके हमने देखा है कि रेजिडेंट्स ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया में इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स होते रहे हैं, दलित्स के लिए भी और ओबीसीज के लिए भी। द ओबीसीज आर सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन ऑल स्फेयर्स। ओबीसीज को जितने भी स्फेयर्स है, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, रिलीजियस हो गया, हर स्फेयर में क्या किया जाता है, पीछे रखा जाता है, एक्सेप्ट लैंड होल्डिंग एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पर अब इन्हें धीरे धीरे जो लैंड होल्डिंग मतलब लैंड्स हैं और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मिलना अब स्टार्ट हो चुका है, पर तब भी एक लार्ज लेवल पे चेंज अब भी आना बाकी है। अब हम बात करेंगे आदिवासीज की। आदिवासीज कौन लोग होते हैं वो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे कि उनको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है डेली लाइफ में अपने राइट्स के लिए। द जना और ट्राइब्स वर बिलीव्ड टू बी पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। इनको क्या कहा जाता था? पीपल ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग। whose distinctive habitat in the hill and forest area shape their economic, social and political attributes। यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है जहां पे ये रहते थे वही इनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को शेप करता था। Since the middle of the 19th century, non-tribals have moved into tribal district। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हम नॉन ट्राइबल्स हैं, हम लोग हैं, अब हम धीरे धीरे इनके एरियाज में एंटर होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हमने इनके एरियाज में जाके फैक्ट्रीज खोल ली हैं, माइन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो प्लांटेशन एरिया है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। इन द एरियाज वेयर ट्राइबल पॉपुलेशंस आर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जिन एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस आर मच वर्स। वहां पे अगर जाके देखा जाए तो इनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है हम लोगों से।
The improvised and exploited circumstances under which Adivasis lived can be traced historically. पहले टाइम से ये देखा जा रहा है कि कैसी बुरी कंडीशंस में ये लोग रहते थे और आज तक भी रहते आ रहे हैं. लेट 19th सेंचुरी से आगे देखा जाए तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, जो इनके फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए रिजर्व कर लिया ताकि वो वहां पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज खोल सके, जिसकी वजह से इनको उन एरियाज को छोड़ के बार बार शिफ्ट होना पड़ता था, जिसकी वजह से जो इनका एग्रीकल्चरल लैंड था वो भी खराब होता था, जिसकी वजह से इनको क्या प्रैक्टिस करना पड़ता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना पड़ता था. द मेन स्टे ऑफ देयर लाइवलीहुड्स वाज टेकन अवे. जहां पे रहते थे, जिस बेसिस पे, जिस फॉरेस्ट पे इनकी लाइफ चलती थी, डिपेंडेंट थी, वही इनसे छीन लिया गया. डिनाइड एक्सेस टू फॉरेस्ट, इनको फॉरेस्ट से इनका जो हक है वो छीन लिया गया. और जो इनका लैंड ऑफ कल्टीवेशन था, जहाँ पे अपनी क्रॉप्स उगाते थे, वो भी इनसे ले लिया गया. आदिवासी लैंड्स वर रैपिडली एक्वायर्ड. बहुत तेजी से इनके लैंड्स जो है किसके लिए ले लिए गए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर फैक्ट्रीज के लिए. और इनको कोई कंपनसेशन या फिर रिहेबिलिटेशन, मतलब किसी और रहने की जगह भी गवर्नमेंट ने नहीं दी. इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आता है इस पॉइंट पे कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे ट्राइबल्स को क्या है, डिस्प्लेस किया जा रहा है. तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे. In the name of national development and economic growth, these policies were also a form of internal colonialism, subjugating Adivasis. उनको क्या किया जा रहा है, उनसे रिसोर्सेज ली जा रही है और उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर भी नहीं दिए जा रहे. उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी उनसे छीना जा रहा है. इन स्पाइट ऑफ हैवी ऑड्स अगेंस्ट देम, इतनी जो ये सब हो रहा है उसके बावजूद भी, in the face of their marginalization, many tribal groups have been waging struggles. इतना सब इनके साथ होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारे, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस आने के बाद, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो अब तक आई है आदिवासी के केस में, जो सबसे बिग अचीवमेंट उनको मिली है वो है स्टेटहुड ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. यानी कि जो झारखंड और छत्तीसगढ़ है, इनको लीगली क्या डिक्लेयर कर दिया है, ट्राइबल एरियाज या फिर ट्राइबल स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया है. और इनको इन एरियाज में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता. इन एरियाज में आराम से रह पा रहे हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में. लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे इनसे इनके राइट्स को छीना जा रहा है, इनसे इनके लैंड को, कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट को छीना जा रहा है और इनके लाइवलीहुड को डिस्टर्ब किया जा रहा है. आई होप आपको आज का क्लास में इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी, जिसमें हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. अब हम उसका पार्ट 3 जो कि है लास्ट पार्ट, वो करेंगे आज. आज का जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में. तो आज ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं आज के, वो ये रहेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुमेन इक्वालिटी एंड राइट्स के लिए जो स्ट्रगल हुई उसके बारे में. स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, जेंडर इनइक्वालिटी ऑफन ट्रीटेड एज नेचुरल. अब हमें भी पता है कि एक मेल और एक फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस जो कि बॉडी को लेके है वो बहुत ज्यादा होता है. इस वजह से जो मेल और फीमेल है वो स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज में उनको डिफर किया जाता है, अलग माना जाता है. एक मेल को जनरली ज्यादा पावरफुल या स्ट्रेंथफुल माना जाता है क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होता है. लेकिन हम जब सोसाइटी में भी दोनों में डिफरेंशिएट करने लगे और जब वुमेन को अपना इक्वालिटी पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, उसको हम क्या वो हम आज इसमें पढ़ेंगे. But scholars have shown that inequalities between men and women are social rather than natural. उन्होंने, जो हमारे social reformers हैं या फिर जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो बायोलॉजिकल
या नेचुरल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में, वो तो है ही, लेकिन जो सोसाइटी उनके साथ डिफरेंस कर रही है, जो सोसाइटी एक मेल और फीमेल में भेदभाव कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी। और एक फीमेल को क्यों एक मेल से कम ट्रीट किया जाता है, उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल्स भी किए, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कम्स फ्रॉम सोसाइटीज दैट वर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और कॉमन पैटर्न। सबसे ज्यादा जो ये डिफरेंशिएशन हुआ, ये किस में हुआ, ऐसे सोसाइटीज में जो ज्यादा नॉर्मल नहीं थी। इफ वुमेन वर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज। अब ऐसा देखा जाता है कुछ सोसाइटीज में कि वुमेन को प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, हिस्सा नहीं देते, या उनको जो इनहेरिटेंस है वो वुमेन को ना मिलके मेल को मिलती है, एक डॉटर को ना मिलके फीमेल को मिलती है, जो भी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस है या फिर और भी बाकी जो फैमिली लीनिएज की इनहेरिटेंस है, वो मेल वुमेन को ना देके एक मेल को दी जाती है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसमें तो कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस का काम है ही नहीं, ये इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी तो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, तो वुमेन को इसमें इक्वल राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है। इफ वुमेन वर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स, सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि अगर वुमेन इतनी ही अनफिट है इनहेरिटर्स या फिर हेड ऑफ फैमिली बनने में, हाउ डिड मैट्रिलिनियल सोसाइटीज, जैसे कि जो कहाँ थी केरला या फिर मेघालय में, वो इतने सेंचुरीज से कैसे चलती आई। उन्होंने कहा, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, उनका ये मानना था कि अगर वुमेन इतनी ही अनफिट है सोसाइटी को चलाने में, तो जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज पुराने टाइम में एग्जिस्ट करती थी, जिनकी जो हेड होती थी वो एक फीमेल होती थी, वो सोसाइटीज अब तक कैसे चल पाई। जो सोसाइटीज केरला, जैसे कि नायर्स हो गए, नायर सरनेम वाले जो लोग पाए जाते थे, उनकी जो मोस्टली जो हेड ऑफ द फैमिलीज होती थी वो फीमेल होती थी, तो ऐसे सोसाइटीज अब तक कैसे चल पाई, कैसे एग्जिस्ट कर पाई। There is in short nothing biological about inequalities that mark the relation between men and women। तो सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कोई ऐसा खास बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है जिसके बेसिस पे इतना भेदभाव मेल और फीमेल में किया जा रहा है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी ने ही खुद बनाया है। ये इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में ही प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंशिएशन है किया जाता है। जेंडर इज दस ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, इसीलिए हमारी सोसाइटी ने जेंडर को भी एक सोशल इनइक्वालिटी की फॉर्म बना दिया है। एंड एक्सक्लूजन लाइक कास्ट, क्लास एंड स्पेसिफिक फीचर्स, पहले जैसे कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता था, क्लास के बेसिस पे किया जाता था, या फिर फीचर्स स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे किया जाता था, अब जेंडर के बेसिस पे भी किया जाने लगा है। आगे पढ़ते हैं, सोशल रिफॉर्म्स या मूवमेंट्स क्या आए इस सिचुएशन को देखते हुए वुमेन को इक्वालिटी दिलाने के लिए, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स आए। The women's question arose in the modern India as a part of the 19th century middle class social reform, यानी कि 19th century में ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आने शुरू हुए। The nature of these movements varied from region to region, किसी रीजन में ये जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर हुए और कहीं इन मूवमेंट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई। They are often termed as middle class reform movements। ये जो women के लिए जो movements आए थे, इनको और क्या नेम दिया गया, middle class reform movements, because many of these reforms were from the newly emerging western educated middle class। यानी कि इनको middle class reform movements का भी नाम दिया, क्योंकि ज्यादातर इनमें कौन पार्टिसिपेट कर रही थी, जो मिडिल क्लास सेक्शन से बिलोंग करती थी वुमेन, वो। अब कौन से कैंपेन्स आए, द एंटी सती कैंपेन लेड बाय राजा राम मोहन राय। जो हमारी एक इंडियन सोसाइटी में सती सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, उसको खत्म करने के लिए जो राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने सबसे पहला स्टेप उठाया बंगाल में। द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर विडो रीमैरिज जो एक एक्ट था वो आया बॉम्बे में, वेयर राणा डे वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर्स। किसने स्टार्ट किया था, ये नेम याद रखेंगे, राणा डे, जो कि बहुत लीडिंग रिफॉर्मर थे, उन्होंने किया था। और तीसरी रिफॉर्मर कौन थी, तीसरे रिफॉर्मर कौन थे, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने किसको अटैक किया था, जेंडर ऑपरेशन को, जो वुमेन को ऑप्रेस किया जाता था बहुत ज्यादा सोसाइटीज में, उस पे। और इसके अलावा इस्लाम, जो मुस्लिम सोसाइटी में देखा जाए तो मुस्लिम लीडर्स में से थे सर सैयद अहमद खान, इनका नेम याद रखेंगे। इन्होंने भी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए
जो मुस्लिम स्ट्रेटा से बिलोंग करती थी वुमेन, उनकी एजुकेशन के लिए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। राजा राम मोहन रॉय's attempt to reform society, religion and status of women can be taken as the starting point, यानी कि सबसे पहला जो रिफॉर्म किसने किया था हमने पढ़ा, राजा राम मोहन रॉय। तो इनके रिफॉर्म को हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वुमेन की सिचुएशन जो है ठीक होना स्टार्ट हुई। टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म इन बंगाल, जो कि 19th सेंचुरी में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। वहां से एक जो क्या है वुमेन रिफॉर्म्स ने एक हवा ले ली और वहां से वुमेन रिफॉर्म धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं। राम मोहन रॉय दस अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने कौन सी किस सोशल इविल को अटैक किया, द प्रैक्टिस ऑफ सती, on the basis of both appeals to humanitarian and natural right doctrine as well as हिंदू शास्त्र, जो कि हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो सती सिस्टम चलता आ रहा था, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वुमेन को भी लाइव बर्न कर दिया जाता था उस अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ। तो इस प्रैक्टिस को राजा राम मोहन रॉय ने खत्म करने की एक जो है स्टार्टिंग बिगिनिंग करी थी। एमजी रानाडे, फिर बात करेंगे हम एमजी रानाडे की। ओके, एमजी रानाडेज राइटिंग्स एंटाइटल, जिसका नाम था एंटाइटल द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑफ द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने किसमें काम किया था, विडो रीमैरिज के लिए, यानी कि पिछले टाइम में जो विडोज होती थी, यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको फिर रीमैरी करने का जो हक है वो नहीं दिया जाता था, उनको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही अपने रहना पड़ता था। लेकिन जो रानाडे थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा, हिंदू लॉ के हिसाब से उन्होंने लिखा कि जो वुमेन है उनको भी, जो विडोज हैं, विडो वुमेन है, उनको भी रीमैरी करने का हक दिया जाना चाहिए। फिर आते हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले केम फ्रॉम अ सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट, ये एक सोशली एक्सक्लूडेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। एंड हिज अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ कास्ट एंड जेंडर। इन्होंने कास्ट और जेंडर दोनों पे अटैक करने की कोशिश करी, जो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दोनों पे अटैक करने की कोशिश करी। उन्होंने सत्य शोधक समाज को फॉर्म किया। प्लीज ये नेम आप याद रखेंगे, सत्य शोधक समाज मतलब सत्य मीन्स ट्रुथ, तो ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश या फॉर्म करने की कोशिश करी। सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम रिफॉर्म लीडर्स में कौन थे, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए काम किया। सर सैयद अहमद खान ही थे जिन्होंने जो मुस्लिम वुमेन है उनकी एजुकेशन के लिए पहला स्टेप लिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो मुस्लिम वुमेन है अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो एटलीस्ट उन्हें घर में रह के विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द हाउस एटलीस्ट उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट विद इन दी प्रिंसिपल्स ऑफ देयर होम्स, यानी कि घर में रह के उनको एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन वुमेन को एजुकेशन से रोका नहीं जाना चाहिए। भले ही उनको घर में रह के एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट वुमेन शुड बी एजुकेटेड। ओके, in 1931 Karachi session of the Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of citizenship of India whereby committed itself to women equality। यानी कि कराची सेशन जो 1931 में हुआ था उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, क्या क्या लॉज लाए गए थे वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। सबसे पहले ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स, यानी कि बिना किसी भेदभाव के कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स जो सारे लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। नो डिसेबिलिटी अटैचेस टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी एक पर्सन को नहीं रोकेगी कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट पाने से, ऑफिस और पावर ऑफ ऑनर और एक्सरसाइज ऑन एनी ट्रेड या कॉलिंग, किसी भी ट्रेड या कॉलिंग को करने से किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी किसी भी पर्सन को नहीं रोक सकती। द फ्रेंचाइज, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है जो कि 18 ईयर्स से अबव
कि लोग जो हमें राइट मिलता है वोट करने का वो सबको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ दैट पर्सन. वुमेन शैल हैव द राइट टू वोट. क्या मिला था? वुमेन गॉट द राइट टू वोट, टू रिप्रेजेंट एंड द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि उनको पब्लिक ऑफिसेस में भी जगह दी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की जाएगी. उसके बाद 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो वुमेन इश्यूज हैं, इतना सब कुछ सही होने के बाद वुमेन इश्यूज फिर से सोसाइटी में देखे जाने लगे, नए इश्यूज इवॉल्व होने लगे. न्यू एरा जैसे ही आया तो न्यू एरा के साथ वुमेन के लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी न्यू एमर्जिंग सोसाइटी में. इन द 1970s द एम्फेसिस वाज ऑन द मॉडर्न इश्यूज. मॉडर्न इश्यूज आ गए जैसे कि रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी. जो वुमेन के साथ जो न्यू इश्यूज आने लगे वो ये थे कि जैसे अगर कोई वुमेन पुलिस कस्टडी में है तो उसको वहां पे ही रेप कर लिया जाता था. तो ये जो न्यू और डाउरी मर्डर्स आने लगे, डाउरी के नेम पे वुमेन का या फिर एक जो ब्राइड होती थी उसका मर्डर कर दिया जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया. जो मीडिया है वहां पे वुमेन को इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी जितनी एक मेल को मिल रही थी. एंड द जेंडर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट. और जो अनइक्वल डेवलपमेंट था ये न्यू एरा में देखा जाने लगा. पहले जो इश्यूज थे वो तो हो गए ओल्ड इश्यूज, ये अब नए मॉडर्न इश्यूज आने लगे जिसमें वुमेन को फिर से इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा. सोशल चेंज वेदर ऑन वुमेन्स राइट और एनी अदर इशू इज नेवर अ बैटल वोन. ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो सोशल चेंज आना चाहिए वुमेन की कंडीशन में अब तक भी पूरी तरीके से नहीं आ पाया है. आज के टाइम में भी 21st सेंचुरी में भी वुमेन को रोज डेली बेसिस पे स्ट्रगल करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए, जो कि उसको सोसाइटी में नहीं मिल पाते जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर जेंडर ऑफ सोसाइटी. आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक है ये, डिसेबल्ड के बारे में. ठीक है. द डिफरेंटली एबल्ड. डिसेबल्ड को अब न्यू टर्म क्या दी गई है? डिफरेंटली एबल्ड. द डिफरेंटली एबल्ड आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड. सिर्फ फिजिकली या मेंटली इम्पेयर होने की वजह से ही वो डिसेबल्ड नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी इज बिल्ट इन अ मैनर दैट डज नॉट केटर टू देयर नीड्स. बल्कि सोसाइटी ने भी उन्हें और ज्यादा डिसेबल कर दिया है. उनकी डिसेबिलिटी की वजह से वो इतने डिसेबल्ड नहीं है जितना सोसाइटी के जो उनकी तरफ आउटलुक है, एक नजरिया है सोसाइटी का, उसकी वजह से वो ज्यादा डिसेबल्ड महसूस करते हैं. इन ऑल सोसाइटीज देयर हैव बीन पीपल हु आर डिसेबल्ड. हर सोसाइटी में डिसेबल लोग एग्जिस्ट करते हैं. द वेरी टर्म डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड टर्म है, इज सिग्निफिकेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपना अटेंशन ड्रॉ करती है to the fact that public perception of disabled needs to be questioned. जो हमारा नजरिया है उसको क्वेश्चन करती है, जो हमारा नजरिया है डिसेबल्ड लोगों की तरफ उसको क्वेश्चन करती है कि कैसे हम उन लोगों को देखते हैं. हम उनको कभी कभी अपने सोसाइटी का एक पार्ट समझने से ही इनकार कर देते हैं, या फिर हमारा जो उनकी तरफ आउटलुक है, जो नजरिया है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है. जो कुछ कॉमन फीचर्स हैं डिसेबिलिटी के जो सारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? Whenever a disabled person is confronted with problems, it is taken for granted that the problem originated from his or her impairment. अगर disabled person को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी यही अज्यूम कर लेती है कि ये प्रॉब्लम उसके डिसेबिलिटी की वजह से है. उसको किसी और रीजन से भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ब्लेम उसकी डिसेबिलिटी को ही किया जाता है उस चीज के लिए. The disabled person is seen as victim. उसको क्या माना जाता है? विक्टिम माना जाता है फेट का, कि इसकी तो किस्मत में लिखा था, इसके डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, बेचारे के साथ ऐसा हो गया, इसकी तो किस्मत ही ऐसी थी. तो इस तरीके से उन लोगों को रेफर किया जाता है. The disabled person is seen as a victim. Disability is supposed to be linked with disabled individual self perception. जबकि हमें कैसा देखना चाहिए उनको? उनके नजरिए से उन्हें देखना चाहिए, जैसे वो खुद को देखते हैं उसी नजरिए से हमें एक डिसेबल्ड पर्सन को देखना चाहिए. लेकिन हम उनको कैसे देखते हैं? एक बेचारा या फिर एक क्या कहते हैं, हैंडीकैप की नजरिए से हम उन्हें देखते हैं, कि जो हम उनको इस नजरिए से देखते हैं जैसे वो इस सोसाइटी का पार्ट ही ना हो. द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन द नीड ऑफ हेल्प. जो हमारा कॉन्सेप्ट है आइडिया का, जो हमारी सोच है डिसेबिलिटी के बारे में,
यही हमें दर्शाती है कि डिसेबिलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने की कितनी जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अब हम सुनेंगे कि देखेंगे कि सोसाइटी के हिसाब से, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से डिसेबिलिटी क्या है और हम लोग कैसे डिसेबिलिटी को देखते हैं, या एक डिसेबल्ड पर्सन को हम किस तरीके से व्यू करते हैं। इन इंडिया लेबल्स as disability, handicapped, crippled, blind and deaf are used synonymously। हम उन लोगों के लिए क्या यूज कर देते हैं, crippled जैसे यानी कि लंगड़ा लूला, ये वर्ड यूज कर देते हैं, blind, deaf, अंधा बहरा, ये सब हम उनको ये सब कह के बुलाते हैं। लेबल सच एज बेचारा, हम उनको कैसे बुलाते हैं, बेचारा, यानी कि हम उन्हें मानते हैं कि वो तो विक्टिम है अपनी डेस्टिनी का विक्टिम माना जाता है उन्हें। डेस्टिनी इज सीन एज द कल्प्रिट, उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत को ही दोषी कहा जाता है, उनकी किस्मत, ऐसा कहा जाता है कि इसकी किस्मत में था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। द कॉमन परसेप्शन व्यूज डिसेबिलिटी एज रिट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कर्मा। हमारे जो हिंदू सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी कह लो कि क्या मानती है कि ये तो पास्ट कर्मा यानी कि पिछले कर्मों का नतीजा है कि इसके साथ अब ऐसा हो रहा है। ये हमारी थिंकिंग है, जो इस टाइप की थिंकिंग जो हमारी एग्जिस्ट करती है एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो बहुत ही हॉलो है, बहुत ज्यादा शैलो है और हमें इसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द वेरी टर्म डिसेबल्ड चैलेंजेस ईच ऑफ दीज असम्पशंस। टर्म्स सच एज मेंटली चैलेंज, किन किन टर्म से बुलाया जाता है, मेंटली चैलेंज, विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली इम्पेयर्ड केम टू रिप्लेस। अब नई टर्म्स जैसे पिछले टर्म्स थी बेचारा या फिर क्या कहते हैं क्रिपल्ड, ये सब टर्म्स यूज करी जाती थी, लेकिन अब क्या है, ज्यादा रिस्पेक्टेबल टर्म्स इनके लिए यूज की जाने लगी है, जैसे कि फिजिकली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, मेंटली इम्पेयर्ड, किसके बदले में, रिटार्टेड, क्रिपल्ड या लेम के बदले में। क्योंकि ये जो टर्म्स थी ये वाली, ये काफी ज्यादा शेमफुल और ह्यूमिलिएटिंग फील होती थी डिसेबल्ड लोगों को। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड not because they are biological disabled, because society renders them so। disabled को disabled इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सोसाइटी उन्हें ऐसा फील कराती है जैसे उनमें कोई कमी है, जैसे वो सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ऐसा उन्हें सोसाइटी फील कराती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बिहेवियर की वजह से। तो आज के हमने चैप्टर में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी हमने कास्ट, ट्राइब, जेंडर, आज हमने जेंडर और डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा, पिछली क्लासेस में हमने कास्ट और ट्राइब के बारे में पढ़ा था, जो कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं हमारी सोसाइटी में। However, they also provoke struggles against these inequalities। फिर हमने ये भी देखा कि इन इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स हुई हैं। Historically, the understanding of inequality in the social sciences have been dominated by notions of class, race और gender। पहले क्या होता था, सिर्फ इन बेसिस पे हम देखते थे, जो कि क्या हो रही थी, inequality on the basis of class, race और gender। लेकिन अब धीरे धीरे हमने डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी जो inequalities pertain करती है हमारे सोसाइटी में उन्हें देखना स्टार्ट किया है। In the Indian context, caste, tribe and gender are now getting attention they deserve। पर अब धीरे धीरे करके जो अटेंशन ये टॉपिक्स डिजर्व करते हैं उनको अब धीरे धीरे करना मिलनी शुरू हो गई है। जो इस चैप्टर में हमने आज ये पढ़ा, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप हमारा लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। आपको पर्सनलाइज स्टूडेंट रिपोर्ट मिलती है जिसमें आप अपने परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हो। आपको मिलते हैं आपके सारे फेवरेट टीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसमें आपको नोट्स की टेंशन लेने की, सोशियोलॉजी के नोट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ की फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ाई के लिए, सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम्स के लिए।
आपको एक पीयर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ आराम से मजे से पढ़ाई कर सकते हो। सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आप किसी भी टाइम मुझसे क्लियर कर सकते हो। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे सारे सोशियोलॉजी के बेस्ट नोट्स, दुनिया के बेस्ट नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। आपको सोशियोलॉजी का आंसर कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम आती है, क्या पेपर पैटर्न आता है, सब आपको बता दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारा लर्न करो का जो ऑफिशियल ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करें, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सोशियोलॉजी पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।